आज हम आपको इंडिया में होने वाली एक ऐसी ट्रेन रॉबरी के बारे में बताएंगे जिसकी इन्वेस्टिगेशन में इंडियन अथॉरिटीज को 730 दिनों का समय लगा था। साथ ही सीआईडी को नासा से मदद लेनी पड़ी थी इस केस को सॉल्व करने के लिए। आइए जानते हैं इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के बारे में। मध्य प्रदेश के गुना जिले के पास खेजरा नाम का एक गांव है। इस गांव में मोहर सिंह नाम का आदमी, जो कि मशहूर क्रिमिनल था, अपने साथियों के साथ पारदी गैंग चलाता था। ये पारदी गैंग इंडिया के अलग अलग राज्यों में जाकर पैसों के लिए क्राइम करते थे, जैसे वसूली करना, सुपारी लेना और लोगों को डराना धमकाना। इसी पारदी गैंग के मेंबर्स 2006 में जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहां के एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर कर देते हैं, जिसके बाद जम्मू की पुलिस गैंग के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है और सभी को जेल हो जाती है। अगले 10 सालों में गैंग के सभी मेंबर्स जेल से बाहर आ जाते हैं और मध्य प्रदेश में फिर से क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगते हैं। पारदी गैंग के बढ़ते क्राइम को देखकर पुलिस इनके इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। गैंग के लीडर मोहर सिंह को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस अब इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो मोहर सिंह अपने साथियों को लेकर तमिलनाडु चला जाता है ताकि वो कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो सके। तमिलनाडु पहुंचकर मोहर सिंह और उसके साथी अपने अलग अलग ठिकाने बनाकर वहां रहने लगते हैं और ये सभी ठिकाने रेलवे ट्रैक्स के पास ही थे। इस दौरान मोहर सिंह को गैंग का एक मेंबर बताता है कि आरबीआई का पैसा सालेम चेन्नई इमोर एक्सप्रेस से ही ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही ये ट्रेन उसी रूट से निकलती है जहां ये लोग अभी रह रहे हैं। अब मोहर सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान रेडी करता है। अगले 7 से 8 दिनों तक गैंग का हर एक मेंबर सालेम एक्सप्रेस से ही ट्रैवल करता है और ट्रेन के रूट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे ये ट्रेन किसी स्टेशन पर कितनी देर रुकती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच कितना समय लगता है। 7-8 दिन तक इस ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद इन्हें ये पता लग जाता है कि सालेम इमोर एक्सप्रेस चिन्ना सालम से वर्दालाम जाने में 45 मिनट का समय लेती है और इस बीच रात भी हो जाती है, जो कि इनके प्लान के लिए एक प्लस पॉइंट था। इनके फेवर में एक चीज ये भी थी कि चिन्ना सालम से इस ट्रेन में डीजल इंजन लग जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे की रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड नहीं थे। इसकी वजह से ये लोग ट्रेन की छत को भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि करंट लगने का कोई खतरा नहीं था। मोहर सिंह डिसाइड करता है कि चिन्ना सालम से वर्दालाम के बीच 45 मिनट के समय में ही वो इस ट्रेन को लूटेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मोहर सिंह के पास एक खबरी था जिसने मोहर सिंह को एग्जैक्ट 8 अगस्त 2016 की डेट दी थी, जिस दिन इन 3 बैंक्स मिलकर 344 करोड़ इस ट्रेन से आरबीआई को पहुंचाने वाले थे। मोहर सिंह का ये खबरी या तो रेलवे में काम करता था या तो पैसे भेजने वाले बैंक में से किसी एक बैंक में। ये तीनों बैंक्स जो पैसे आरबीआई को भेज रहे थे, उसमें सभी नोट कटे फटे पुराने नोट थे, जिन्हें लोग बैंक में जमा करके नए नोट ले लेते थे। इन पुराने नोट्स को आरबीआई डिस्ट्रॉय कर देता है और इनके फेस वैल्यू के बराबर नए नोट प्रिंट करता है। सालेम एक्सप्रेस में कुल 19 बोगियां थीं, जिनमें से पहली 2 बोगियां पार्सल वैन थी और इन्हीं में 344 करोड़ के नोट्स को 226 बॉक्सेस में रखा गया था और बाकी के बगियों में पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले थे। इतनी बड़ी रकम की सिक्योरिटी के लिए आरबीआई ने 18 से 20 पुलिस वाले भी अपॉइंट किए थे कि ये नोट सही सलामत आरबीआई पहुंच जाएं। 8 अगस्त 2016 की रात 9:05 पर ये ट्रेन डीजल इंजन के साथ अपने निर्धारित समय पर सालेम स्टेशन से निकल पड़ती है। 1 घंटे बाद करीब 10:15 पर मोहर सिंह अपने 4 साथियों को लेकर उन बोगियों की छत पर चढ़ जाता है जिनमें नोट से भरे बॉक्सेस रखे हुए थे। ये लोग अपने साथ बैटरी ऑपरेटेड कटर ले गए थे, जिनकी मदद से ये लोग ट्रेन की छत पर 2 फुट चौड़ा होल बना देते हैं। इसके बाद गैंग के 2 मेंबर पार्सल वैन के अंदर घुस जाते हैं और उनके सामने पैसों से भरे बॉक्सेस रखे हुए थे। दोनों ने मिलकर 2 बॉक्सेस को ओपन किया, जिनके नंबर थे बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16। बॉक्स नंबर 20 में 500 के 80,000 नोट्स रखे गए थे, जिनकी वैल्यू 4 करोड़ थी और बॉक्स नंबर 16 से 500 के 35,000 नोट थे। नोट्स इन्होंने चुराए जिनकी वैल्यू करीब 1 करोड़ 75 लाख थी। इन चुराए हुए 5 करोड़ 75 लाख को इन्होंने 6 लुंगी में बांधकर उनकी पोटलियां बना ली। अब ये दोनों लोग एक एक कर सभी पोटलियां ट्रेन की छत पर अपने खड़े साथियों को पकड़ाते हैं और एक ब्रिज के आने का इंतजार करने लगते हैं। वीर द चलान स्टेशन पहुंचने से पहले रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है, जहां का कर्व काफी शार्प होने की वजह से ट्रेन की स्पीड को काफी स्लो कर दिया जाता है
मोहर सिंह इस बात का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपने 2-3 साथियों को पहले से ही ब्रिज के पास खड़ा किया हुआ था। ट्रेन जैसे ही स्लो होती है, मोहर सिंह सभी पोटलियां को एक एक कर नीचे फेंकने लगता है और उसके साथ ही सभी पोटलियां को एक कार में भरकर बाकी मेंबर्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। मोहर सिंह इतनी सफाई से इस चोरी को अंजाम देता है कि ना तो 16 पुलिस वालों को कुछ पता चलता है और ना ही ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को। अगले दिन 9 अगस्त सुबह 4 बजे सालम एक्सप्रेस चेन्नई पहुंचती है, जिसके बाद इस ट्रेन को यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है। करीब सुबह 11 बजे जब आरबीआई के ऑफिसर्स पैसा कलेक्ट करने उन पार्सल वैन में पहुंचे तो वो अपने सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। वो देखते हैं कि ट्रेन में चारों तरफ नोट्स बिखरे हुए हैं और बोगी की छत में 2 फुट चौड़ा होल बना हुआ है। सभी 16 पुलिस वाले बिल्कुल क्लूलेस थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। आरपीएफ तुरंत हरकत में आती है और गवर्नमेंट रेलवे फोर्स में कंप्लेंट दर्ज करती है। इसके बाद जीआरपी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन इनके हाथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं लगती है, इसलिए ये केस आगे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई महीनों की जांच और करीब 2000 लोगों से पूछताछ करने के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि चुराए गए नोटों की सीरियल नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। फोरेंसिक टीम को पार्सल वैन में 4 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स और कुछ ब्लड सैंपल मिले थे, लेकिन इन्हें मैच करने के लिए सीबीआई के पास सस्पेक्ट्स नहीं थे। पारदी गैंग के मेंबर्स अपनी कामयाबी से काफी खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 8 अगस्त 2016 को ये डकैती की गई थी और अगले 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट पूरे देश में बैन हो जाते हैं और पारदी गैंग ने जो रुपए चुराए थे उसमें सभी नोट्स 500 के थे। चोरी की रकम को पारदी गैंग के मेंबर्स पूरा खर्चा नहीं कर पाए थे और करीब 2 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद किसी काम के नहीं थे, इसलिए मोहर सिंह पूरे 2 करोड़ रुपए को आग लगा देता है और अपने साथियों को वापस लेकर मध्य प्रदेश चला जाता है। इस रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन को 2 साल हो चुके थे। सीबीआई डिसाइड करती है कि उन्हें नासा की मदद लेनी होगी ताकि सैटेलाइट इमेज के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके। जिस एरिया में चोरी की गई थी, यूनियन होम मिनिस्ट्री नासा से कॉन्टैक्ट करके सैटेलाइट इमेज सीबीआई को प्रोवाइड करवाती है, जिसमें उस ब्रिज की लोकेशन निकल कर आती है जहां मोहर सिंह और उसके साथी पैसों से भरी पोटलियां को लेकर भागे थे। इसके बाद सीबीआई उस एरिया के सभी कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करती है और 11 सस्पिशंस को फिल्टर आउट कर लेती है। इन 11 कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से तमिलनाडु पुलिस और सीबीआई मध्य प्रदेश पहुंचती है। 730 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार 12 अक्टूबर 2018 को दिनेश पर्दी और रोहन पर्दी को मध्य प्रदेश के रतलाम से अरेस्ट कर लिया जाता है। इंटेरोगेशन के बाद ये दोनों कबूल करते हैं कि पर्दी गैंग ने ही इस चोरी को अंजाम दिया था। अक्टूबर लास्ट में ही सीबीआई 5 और लोगों को अरेस्ट करती है और इस बार इन लोगों में गैंग का लीडर मोहर सिंह भी था। सीबीआई पर्दी गैंग के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर चुकी थी, जिसके बाद इन्हें तमिलनाडु गवर्नमेंट जेल में भेज दिया जाता है। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।